हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। जो हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी है वो 3 भागों में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाशिकी। और ये प्रकाशिकी का हमारा एक सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो हमने प्रकाश का परावर्तन और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो प्रकाश का परावर्तन से संबंधित, जैसे जो गोलीय दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, ये क्या दर्शाते हैं? परावर्तन की घटना को दर्शाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। एक्चुअली में जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। सेकंड आपका होता है अवतल दर्पण। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे क्या होता है, यानी कि हम किसी उत्तल या अवतल दर्पण को देख के हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये आपका उत्तल दर्पण है या आपका उत्तल दर्पण है? जब भी आपको उत्तल दर्पण की बात की होती है, इसमें जो परावर्तन होता है, परावर्तन कैसा होता है? ये इस पे इस साइड क्या किया हुआ है, इन्होंने पेंट कर रखा है। क्या कर रखा है? पेंट कर रखा है। अब इसके जो जिस साइड पेंट होता है उसके अपोजिट साइड से क्या होता है? परावर्तन होता है। तो यहाँ पे जब भी हम प्रकाश किरणों को सदैव बाईं ओर से डालते हैं, तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें इधर डाली जाती हैं, तो यहाँ पे परावर्तन किस साइड से होगा? उभरे हुए तल से होता है। उत्तल दर्पण की पहचान क्या होती है? जिसमें परावर्तन कैसा होता है? उभरे हुए तल से होता है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है? कर्व सरफेस है, यहाँ पे जो हथेली दिख रही है। अगर परावर्तन इस साइड से आ रहा है, प्रकाश किरणें इस साइड से डायरेक्शन से आ रही है, तो परावर्तन किस तल से हो रहा है? दबे हुए तल से। ये कैसा तल है? दबा हुआ तल। बट जब प्रकाश इस साइड से आए और ये यहाँ इस साइड से परावर्तन की घटना को देखने को मिले, तो ये जो हमारा परावर्तक तल कैसा होगा? ये उभरा हुआ तल होगा। तो उत्तल दर्पण की पहचान क्या होती है? जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। अब आता है आपका सेकंड अवतल दर्पण। इसके साइड पेंट किया जाता है और प्रकाश किरणों को सदैव बाईं ओर से डाला जाता है। तो इसमें जो परावर्तन, अभी कैसी किरण है? प्रकाश की किरण कोई आ रही है, यानी आपतित किरण है। अब यहाँ से परावर्तन होगा तो ये जाएगी, तो ये परावर्तित किरण कहलाएगी। तो इसमें जो परावर्तन हो रहा है वो किस तल से हो रहा है? दबे हुए तल से हो रहा है। तो अवतल दर्पण की पहचान होती है, अवतल दर्पण की डेफिनेशन बनती है, वो क्या बनती है? यह वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। मतलब इसमें हम लिख सकते हैं वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। क्या कहलाता है? आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन कैसे होता है? दबे हुए तल से होता है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। क्या कहलाता है? आपका अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। जो हमारा गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। और अवतल दर्पण क्या होता है? जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जब भी आपको एक दर्पण दिया होता है तो उसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। जैसे आपका ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है। तो अभी हम इनको पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी डेफिनेशन आती है उनको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे दर्पण होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे जब भी हम एक क्या करना है, गेंद की टाइप का एक गोला मानना है। ठीक है, क्या करना है? वॉलीबॉल या गेंद की टाइप का एक गोला है। सपोज करो एक गोला है, बिल्कुल कैसा गोला है? गोल, मतलब स्फीयर है। और उसमें से हमें क्या करना है? एक, अब इसका क्या रहेगा? एक केंद्र भी रहेगा। ठीक है, ये क्या है? गोले का केंद्र हो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? गोले की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? गोले की त्रिज्या। अब जब हम इस गोले से एक छोटा सा पीस काटते हैं, क्या कि हमने सपोज करो इतना पीस काट लिया इस वाले गोले से, तो अब हम क्या करेंगे? इसके दो पीस रखेंगे। ठीक है, और हम समझेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का निर्माण कैसे होगा। ठीक है,
हमने क्या किया, इस दर्पण से यानी कि इस गोले से, कांच के गोले से हमने क्या किया, तो पीस काटी है। अगर हमने इसके उभरे हुए तल पर, उभरे हुए साइड पर क्या किया, पेंट कर दिया, आयरन ऑक्साइड का क्या किया, पेंट कर दिया, तो यहाँ पे इतना ही लिखेंगे, यहाँ पे हमने इस साइड पेंट किया। जब हम दूसरे वाले पीस पे क्या करेंगे, दबे हुए तल की साइड पे क्या करेंगे, पेंट करेंगे। अब देखो दोनों हमारे दर्पण ये अलग अलग हो गए, इसमें जो परावर्तन होगा वो दबे हुए तल से होगा, जो परावर्तन होता है हमेशा वो पेंट के अपोजिट डायरेक्शन से होता है, तो यहाँ पे दबे हुए तल से होगा और यहाँ पे परावर्तन उभरे हुए तल से होगा। तो अब सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, तो इसको समझते हैं। जैसे हमने इस गोले से क्या बनाया है, ये दर्पण बनाया हुआ है, क्या करा है, इस गोले से हमने दर्पण बनाया, तो उसके मध्य बिंदु से हम क्या करेंगे, इतनी ही दूरी पे एक पॉइंट हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक केंद्र मानेंगे उतनी ही दूरी पर, और इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र सी। तो देखो यहाँ पे देखो, उस गोले के केंद्र को, इसके गोले का केंद्र ही तो क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे वक्रता केंद्र का रूप ले रहा है। उस गोले के केंद्र को, जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण किसका भाग है, इस गोले का ही तो भाग है, तो उस गोले के केंद्र को, जिसका दर्पण एक भाग है, क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है आपकी, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो वक्रता केंद्र हो गया वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, हमें क्या करना, वही हमारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आता है आपका ध्रुव। इसमें देखो क्या होता है, ध्रुव कौन सा पॉइंट होता है। अब जैसे ये परावर्तक तल है, ये कैसा तल है, जिससे परावर्तन हो रहा है, वो कौन सा तल कहलाता है, परावर्तक तल कहलाता है। तो ये परावर्तक तल है, तो जब भी हम इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ढूंढ लेंगे, इसके बीचों बीच एक पॉइंट होगा, उसको ही हम क्या बोल देंगे, इसको ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल, और इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, किसको, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तब लिख सकते हैं हम यहाँ पे परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है आपका तीसरा जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मुख अक्ष। अब देखो मुख अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी मुख अक्ष कहलाती है। अब इसको जो एक लाइन मिलाएगी, हम क्या करेंगे, इसको किसी एक लाइन से मिला देंगे, और इस लाइन को ही हम क्या नाम देंगे, मुख अक्ष। क्या बोलने वाले हैं इसको, मुख अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सी, तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख अक्ष कहलाती है।
ये आपका क्लियर हो चुका होगा। यानी कि हमारी 3 डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले आपका आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तो उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपका आता है ध्रुव, यानी कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोल देते हैं। अब फिर आता है मुख अक्ष। तो जो हमने 2 पॉइंट पढ़े थे यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। सेकंड आता है, थर्ड आता है आपका फोकस दूरी। यहाँ पे हम वक्रता त्रिज्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या। देखो वक्रता त्रिज्या को तो सी से पी के मध्य दूरी, यानी कि सी और पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम सी वक्रता केंद्र और पी ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये दूरी क्या बता रही है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस। फिर आता है आपका एक आता है फोकस पॉइंट, आता है आपका फोकस, और एक आता है दर्पण का द्वारक। इतना आप नोट कर सकते हैं। अब समझते हैं दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो एंड पोर्शन है क्या है, हमारा मिरर है, यानी कि कोई एक दर्पण है। तो इसको मान लो M1, इसका जो एंड पोर्शन है, और दूसरे वाले एंड पोर्शन को मानेंगे M2। तो M1 और M2 के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण का द्वारक कहलाती है। और दर्पण का द्वारक हमें क्या बताता है, दर्पण का द्वारक हमें जो हमारा साइज होता है, दर्पण का साइज के बारे में डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बीच की दूरी, यानी कि उसके किसी दर्पण के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एंड पोर्शन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोलीय दर्पण अंतिम सिरों के बीच की दूरी, सिरों के बीच की दूरी दर्पण का द्वारक कहलाती है। ठीक है, यानी M1 M2 के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, दर्पण का द्वारक। सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका फोकस। फोकस क्या कहलाता है, यहाँ पे देखो जो हमारा R है, C और P के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जैसे हम फोकस कहते हैं। इसे फिर हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने ये बनाया हुआ है, अब तो दर्पण को एक दर्पण बना लिया हमने, इसके बीचों बीच मिलाने वाली ये हमारा पॉइंट मान लो C हो गया, ये हमारा पॉइंट P है। P मतलब दर्पण का परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। C उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, जिस भी गोले से हमने ये दर्पण बनाया है उसी गोले के केंद्र को क्या कहेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। जब भी अब ये कैसी लाइन है हमारी, मुख्य अक्ष लाइन है, ठीक है। कैसी लाइन है, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के बीच में एक बिंदु आता है F। तो इसको देखो F को हम कैसे समझने वाले हैं। तो जब भी हम कोई प्रकाश किरण को, कोई भी क्या कर रहे हैं, प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं किसी दर्पण पर, ठीक है। जब हम किसी प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो वह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वह क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण यानी यहाँ पे देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष पे जहाँ पे काटेगी उसको क्यों कह लो, फोकस बोलेंगे। जिस बिंदु से होकर जाती है वह क्या कहलाता है, हमारा फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है।
तो हमारे पे जो यहाँ पे गोली दर्पण से संबंधित 4 से 5 जो डेफिनेशंस थी उनको हम पढ़ चुके हैं। तो यही हमारी हेडिंग क्या थी, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। पहली परिभाषा हमारी क्या थी, वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर आता है आपका ध्रुव। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल क्या होता है, जहाँ से परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल बोलते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब आता है फोकस। ये पहले आया आपका दर्पण का द्वारा, यानी कि जो गोली दर्पण के मतलब सबसे बाह्यतम बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या बीच की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण का द्वारक कहलाती है। और ये हमारा क्या करती है, किसी दर्पण का साइज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्पण का द्वारक। फिर आपका आता है फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं। अच्छा, एक आता है फोकस दूरी। तो P से F के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी F कहलाती है। इसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और R और F में जो संबंध होता है, R बराबर होता है आपका 2F। तो इसको हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी हमारा जो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी वो हमारी क्लियर हो चुकी हैं। हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण या दर्पण से जो किरण आ रही है, यानी कि लाइन डायग्राम ड्रॉ करना होता है, वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेकंड हेडिंग, किरण आरेख बनाने के नियम। जो हम कभी भी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण से कोई लाइन जो आपतित किरण जा रही है और परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाएगी, वो हमारे क्या फिक्स पॉइंट है और उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो वही हमारे क्या कहते हैं, किरण आरेख बनाने के नियम। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे, क्या करेंगे, अवतल दर्पण। फिर एक हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। प्रकाश किरणों को हमेशा किधर से डाला जाता है, बाईं ओर से डाला जाता है, ठीक है। ये हमारा अवतल हो गया, ये हमारा उत्तल हो गया। इस पे प्रकाश किरणें क्या होती है, इकट्ठी होती है किसी एक मुख्य अक्ष पे, किसी पॉइंट पे। और इसमें प्रकाश किरणें क्या होती है, दूर फैल जाती है। तो हम यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक इसके बीच में एक बिंदु आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब एक बिंदु आता है आपका वक्रता केंद्र, यानी कि उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, वक्रता। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कर रही है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि बीच में एक बिंदु आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस है। इस साइड भी हम देखेंगे, यानी कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को यहाँ पे ध्रुव बोलेंगे और यहाँ पे एक बिंदु आएगा आपका C, और इनके बीच में एक दूरी आती है फोकस। और ये हमारे साथ प्रकाश किरणों को हम किस डायरेक्शन डालेंगे, बाईं ओर से डालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ ये यहाँ पे बॉर्डर लाइन है, यहाँ से मतलब ये बायां हो जाता है, ये आपका दायां हो जाता है। यहाँ पे भी यहाँ से ये बायां, ये आपका दायां। तो प्रकाश किरणों को हमेशा हम बाईं ओर से डालेंगे। तो सबसे पहले होता है, सबसे पहला नियम होता है, जब प्रकाश किरण कहाँ से हो, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो। यानी पहले नियम क्या पढ़ेंगे, जब भी कोई प्रकाश किरण क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वह परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाएगी। तो समझते हैं, देखो क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर मतलब होता है इस वाले पॉइंट से भी दूरी समान और इस वाले पॉइंट से भी समान। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। और यहाँ पे हम उत्तल दर्पण पे भी डालेंगे प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर। ये कैसी है, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण आती है। और इस प्रकाश किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। यानी आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जब कोई आपतित किरण कैसी होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ठीक है। तो वह परावर्तन के पश्चात जब अवतल दर्पण की बात आती है तो वह मुख्य अक्ष से होकर जाती है। किस बिंदु से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो प्रकाश किरण क्या होता है, ऐसे टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। लेकिन जब हम इसको एक पीछे की तरफ मिलाते हैं तो एक जो हमारी एक आभासी लाइन, ऐसा लगेगा आपको ये फोकस से होकर जा रही है। क्या आपको महसूस होगा, यानी कि यहाँ पे क्या महसूस होता है, सिर्फ आभास होता है। तो देखो, अब जब उत्तल दर्पण की बात होती है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, तब वह परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के मतलब फोकस से होकर जाती है। तब वह परावर्तन के पश्चात, इसको बताएंगे, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी क्या लिखा हमने, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई, अरे सॉरी
देखो क्या होता है, जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तब वह परावर्तन के पश्चात, यानी कि फिर से करेंगे, तब वह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती, ठीक है। देखो जब अवतल दर्पण की बात होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। जब उत्तल दर्पण की बात आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मतलब फोकस से जाती हुई महसूस होती है। जब हम इसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये जिस लाइन पे मिलती है ये वाली परावर्तित किरण, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हो गया, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मतलब फोकस से होकर चली जाती है। सेकंड आपका आता है अब, ठीक है। फिर से हम एक ड्रॉ करेंगे, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये आपका F पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। अब हम सेकंड प्रकाश किरण को कहां से लेंगे, जब प्रकाश किरण कहां से जाती है, आती है फोकस से होकर जाती है, ठीक है। कहां से होकर जा रही है, ये प्रकाश किरण आपकी फोकस से होकर जा रही है। तो जो परावर्तन के पश्चात आपकी यही फोकस किरण क्या करती है, सॉरी प्रकाश किरण क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यानी आपतित किरण कहां से आ रही है, फोकस से होकर जा रही है, तो परावर्तन किरण कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ पे दूसरा नंबर है, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है तब वह परावर्तन के पश्चात, तब वह परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसका मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, पहला क्या था, जब मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो फोकस से जाती है, जब फोकस से जाती आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो यहाँ पे हम समझेंगे, अगर हम उत्तल दर्पण में समझेंगे थोड़ा, यहाँ बनाए, ये P हो गया आपका, ये F हो गया, ये C हो गया, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण है, सोचो हमें यहाँ पे इस पे डालना है, ठीक है, ऐसे करके आ रही है, ठीक है। प्रकाश किरण कहाँ पे आ रही है, फोकस पे, तो ये कैसे चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। यानी ये कैसा अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है। पहला नियम क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से आती है, जब कोई प्रकाश किरण आपके मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। सेकंड आपका क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। थर्ड आपका क्या होता है, थर्ड होता है आपका, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, तो वह परावर्तन के पश्चात आपकी कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। तो ये तीसरा नियम हमारा क्या कहलाता है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे, इसको रफ करेंगे। देखो इसको समझते हैं, जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है, वक्रता केंद्र से आती है, ये कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र पे आपतित हो रही है, तो वह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। इसमें सिर्फ क्या होता है, जिस माध्यम से आई थी, जिधर से आई थी उधर ही चली जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या होता है, तो वह वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है, वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, एक चौथा नियम भी होता है इसका, ठीक है। तो ये आपका P हो गया, F हो गया, C हो गया। जब कोई प्रकाश किरण क्या कर रही है, किसी एंगल पे किससे टकरा रही है, जाके ध्रुव से टकरा रही है, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी एंगल के साथ क्या करे, उसी एंगल के साथ, मान लो यहाँ पे 60 डिग्री का या 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये 30 डिग्री एंगल पे ही वापस चली जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है।
तो यहाँ पे ये क्या होता है, किताबों में 3 ही नियम दिए होते हैं मैक्सिमम, तो इसकी हमें जब आवश्यकता होती है, जब हम किसी वस्तु को हम फोकस से आगे रखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव के किसी बिंदु पर किसी एंगल पर जाकर टकराती है यानी आती है, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी एंगल पर क्या करती है, उसी एंगल पर परावर्तित होकर चली जाती है दूसरी मुख अक्ष के नीचे की ओर। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो हमारे किरण आरेख बनाने के नियम क्या होते हैं, 4 नियम होते हैं। तो इनको एक बार हम फिर से रिकॉल करेंगे। अब हम जो किरण आरेख बनाने के 4 नियमों को एक ही साथ पढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला नियम क्या था हमारा, जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से आती है, मुख अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तन किरण। दूसरा था जब कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर आती है, सॉरी, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा आपका होता है जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है आपकी, तो वह वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। चौथा होता है आपका जब कोई प्रकाश किरण क्या कर रही है, ध्रुव के किसी एंगल पे जा रही है, ठीक है, तो वह मुख अक्ष के दूसरी ओर उसी एंगल पर टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो ये आपतित हो गया, ये परावर्तित हो गया, ठीक है। तो चारों हम यहाँ से चारों नियमों को समझ चुके हैं, ठीक है। जो किरण आरेख और जो भी हम दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब बनाएंगे वो हम इन्हीं 4 नियमों का यूज करके बनाने वाले हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमारा डायग्राम बनाया जाता है, यानी कि जो किरण आरेख की सहायता से जो इसके प्रतिबिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, कितने बड़े बनते हैं, वो इन्हीं के हम यूज के द्वारा समझेंगे। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना, ठीक है। तो हम अवतल दर्पण लेंगे और उसके विभिन्न स्थितियों पे हम वस्तु को रखेंगे और वहां पे हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब देखेंगे, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनना है, कहाँ पे बन रहा है और प्रतिबिंब प्रकृति कैसी, आकार क्या है। सबसे पहले हम देखो यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया और इस चार्ट को भी हम फुलफिल करेंगे किसकी सहायता से, उस जो किरण आरेख बनाने के नियम द्वारा। सबसे पहले जो वस्तु है हमारी वो कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। अनंत होता है आपकी वस्तु बहुत दूर रखी हुई है, कहाँ पे रखी हुई है, बहुत दूरी पे। तो यहाँ पे हम सभी चीजें डिनोट पी और सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, देखो जब वस्तु अनंत पे होती है, तो अनंत से जब भी वस्तु अनंत पे होती है, ठीक है, यहाँ पे बहुत दूर वस्तु रखी होती है, वस्तु बहुत बड़ी होती है, तो उसके प्रकाश की किरणें आती हैं, क्या करती है, प्रकाश किरणें आती हैं। सबसे पहले हम जो प्रकाश किरण फर्स्ट डालेंगे तो उसको पहले तो हम फोकस से ले लेंगे, एक क्या लेंगे, फोकस से ले लेंगे। जब भी कोई प्रकाश किरण कहाँ से आती है, फोकस से होकर आती है, तो वह अब परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। सेकंड हम एक प्रकाश किरण कहाँ से डालेंगे, वक्रता केंद्र से। एक प्रकाश किरण हम लेंगे वक्रता केंद्र से। तो जो वक्रता केंद्र से आती है प्रकाश किरण वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, हम पढ़ चुके हैं, वो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। तो ये आने वाली भी और ये जाने वाली। तो यहाँ पे एक नियम समझ में आ रहा होगा आपका। अब जहाँ पे 2 प्रकाश किरणें यानी कि 2 प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को कट करती हैं, वहां पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनना है, तो और ये कौन सा पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वस्तु जब अनंत पे रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो हमारा बनता है फोकस पे। आकार क्या होता है, वस्तु बहुत बड़ी है, वस्तु के कंपेयर में हम क्या करेंगे, वस्तु का आकार होता है बिंदु आकार, बिंदु आकार होता है। अच्छा, प्रकृति कैसी होती है, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के जो मुख अक्ष होती है उससे नीचे बनती है, तो जो प्रकृति होती है वो हमेशा वास्तविक और उल्टी बनती है। तो ये आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, जब कोई वस्तु कहाँ पे रखी होती है, अनंत पे रखी होती है, तो वह फोकस पे बनती है, जाके बिंदु आकार की बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है। सेकंड, अब हम प्रकाश किरण कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। प्रकाश किरण वस्तु कहाँ पे रखी हो, वक्रता केंद्र पर। ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया और ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब वस्तु कहाँ पे रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है, ठीक है। तो वस्तु मान लो ये इतनी बड़ी वस्तु है आपकी। तो एक प्रकाश किरण को हम कहाँ से डालेंगे, फोकस से डालेंगे, ठीक है। एक मुख अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश किरण, कहाँ से, मुख अक्ष के समांतर। जब मुख अक्ष के समांतर जाती है तो वह कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण को हम फोकस से डालेंगे।
तो जब फोकस से जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। क्या करती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दो बिंदु काट रही, दो परावर्तित किरणें कहाँ जहाँ पे मिलती हैं उसी पे वहीं पे क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे जब अब मुख्य अक्ष से जो वस्तु है ये क्या बन गया, हमारा इमेज बन चुकी है। क्या बन चुकी है? इमेज। और यहाँ पे क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी थी। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है यानी सी पे होती है, तो जैसे कि आपने पाया जब वस्तु सी पे थी तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बन रहा था, सी पे बन रहा था। और इन दोनों में वस्तु की हाइट और इमेज की हाइट बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर। आकार क्या होगा उसका प्रतिबिंब का, वस्तु के बराबर यानी कि बराबर आकार। और जो प्रकृति होगी वो कैसे होगी, प्रकृति देखो हमेशा कैसे डिसाइड करते हैं हम, प्रकृति जो आपकी होगी यहाँ पे भाई प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है, तो मुख्य अक्ष के नीचे हमेशा कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब इन्होंने क्या बोला, सी और एफ के बीच में रखनी है वस्तु। कहाँ रखनी है, सी और एफ के बीच में वस्तु रखना है। तो इसको रफ करेंगे 3 नंबर में सी एफ। अब इसके बीचों बीच में हमने क्या किया, वस्तु को रख दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जब वस्तु तो एक प्रकाश किरण को हम कहाँ से रखेंगे, ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर रखी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से जा रही है, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण को हम एक फोकस से डालेंगे, और जब फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, आपकी मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो प्रकाश किरणें मिलती हैं वो क्या बनता है, वहीं पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। और ये हमारा क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी वस्तु आगे बढ़ती जा रही है, प्रतिबिंब की तरफ बढ़ती जा रही है, सॉरी दर्पण की तरफ बढ़ती जा रही है, तैसे तैसे क्या हो रहा है, हमारा जो प्रतिबिंब है यानी कि इमेज है वो क्या दूर हटती चली जा रही है, दूर हटती जा रही है और बड़ा भी होता जा रहा है। अनंत पे छोटा तो फोकस पे है, बराबर आकार को हो गया। अब जैसे जैसे इससे आगे बढ़ोगे फोकस पॉइंट तक, तो इसका जो हाइट ऑफ इमेज भी बढ़ती जाएगी और इससे दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सी से आगे, सी से आगे। ठीक है, अब क्या बनना है इसमें, प्रतिबिंब कैसा बनना है, बड़ा बनना है यानी कि बड़ा। अब इसमें जो प्रकृति वो हमें जो इसमें प्रकृति क्या है, मतलब मुख्य अक्ष से नीचे है, तो यानी ये यहाँ भी कैसा आएगा, वास्तविक तथा उल्टा। अब हमारे 3 कंप्लीट हो गए। अब हम रखेंगे वस्तु को कहाँ पर, फोकस पे। तो हम इसको रफ करेंगे, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, फोकस पॉइंट पे रखी हो। सी एफ पी। अब वस्तु कहाँ पे रखी है, फोकस पे रखी हुई है। ठीक है, ये वाला हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक किरण हम क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, अब जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, भाई कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अब एक प्रकाश किरण को थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसमें एक प्रकाश किरण को क्या करते हैं हम, ध्रुव पे डालते हैं किसी एंगल पर, थीटा एंगल पे जाएगा तो ये थीटा एंगल से ही परावर्तित हो जाएगा। सही, तो यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस से जाती है, लेकिन जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव के किसी एंगल पे जाती है तो भाई मुख्य अक्ष के दूसरी साइड से उसी एंगल पर परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे ये बताओ, ये 2 प्रकाश किरणें कहीं पे मिलेगी, यानी कि यहाँ पे जो 2 हमारी प्रकाश किरणें वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। तो ऐसा माना जाता है जब 2 पैरेलल लाइन्स यानी कि समांतर रेखाएं कहाँ पे मिलती है, आपकी अनंत पे जाके मिलती है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। अब ये कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो फोकस पे रखिए तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पे बन रहा है। और जो वस्तु का आकार कैसा होगा, इसमें बहुत बड़ा होगा। ठीक है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, इसमें भी देखो जो भी हमारी प्रकाश किरणें मिलेगी अनंत पे जाके, वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें देखो सभी तो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं ज्यादातर, लेकिन सी एफ और पी के बीच में जब वस्तु रखी होती है तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब हम लास्ट वाले को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे अपना जो भी फुलफिल करेंगे इसको डायग्राम बनाने के बाद। जब हमारी वस्तु एफ यानी फोकस और पी यानी ध्रुव के बीच में रखी हो, यानी कि हमने यहाँ पे वस्तु कहाँ पे रखा है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा है, तो एक प्रकाश किरण को तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे
कि ये मुख अक्ष के समांतर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आपतित किरण कैसी मुख अक्ष के समांतर है, और ये मुख अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाती है वो कहाँ से जाती है, आपकी फोकस से होकर जाती है, ये परावर्तित किरण होगी। अब इसमें क्या होता है, एक किरण को हम कहाँ पे डालेंगे, तो देखो यहाँ पे वस्तु रखी है, तो इसके एक टॉप से ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे जैसे वक्रता केंद्र से कोई जब हम ड्रॉ करेंगे लाइंस, यानी कि इसको एक कहाँ पे डाला हमने, वक्रता केंद्र से निकाल दिया। क्या किया, वक्रता केंद्र से निकाला। तो वक्रता केंद्र से जब जा रही है कोई प्रकाश किरण, तो ये वापस वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी, ठीक है। यानी कि इसके एक टॉप पॉइंट यानी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जहाँ पे बनती है उससे हमने डाला, तो ये प्रकाश किरण कहाँ से वापस लौट जाएगी, मतलब वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा रियल इमेज ना बनता है, इसमें हम एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इन दोनों को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। आगे बढ़ाया हमने, ठीक है, आगे बढ़ाया, और ये हमने प्रकाश किरण को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे बन रही है जाके, मिल रही है जाके, वहां पे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। यानी क्या बनने वाला हमारा इमेज। तो इसमें आपको दिख रहा है जैसे प्रतिबिंब, वस्तु हमारी इतनी बड़ी थी तो इमेज हमारे बड़ा बन रहा है, ठीक है। और किधर बन रहा है, दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है, सही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कहाँ पे बनेगा, दर्पण की दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर। आकार कैसा है, बड़ा है, बस से बहुत बड़ा तो नहीं, बड़ा है। इसमें आभासी बनेगा, सीधा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो दो प्रकाश किरण है वो एक आभास हो रहा है, इमेजिनेशन हो रहा है, आभासी और सीधा। तो जब भी हम अवतल दर्पण का यूज अपना सेविंग एबिंग में करना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने फेस के लिए कहाँ पे रखते हैं, एफ और पी के बीच में रखते हैं। तो उससे हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु बड़ा भी बनता है। तो इस तरीके से हमने जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने होते हैं, प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े थे हमने। फिर हमने सभी अवतल दर्पण द्वारा सभी प्रतिबिंब को बनाया और इस हमने चार्ट को फुलफिल किया। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, जो अवतल दर्पण द्वारा जो काफी टफ लगता है हाई स्कूल बेस पे, बहुत ही आसानी से हम इस मतलब जो हमारे 3 से 4 नियम होते हैं उनके द्वारा हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे, और जो नेक्स्ट के टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।